चौधरी में नाज़रीन आज का खास एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज एक खास गेस्ट, और वो इतने खास हैं कि आज ये इंटरव्यू देख के, ये पॉडकास्ट देख के आपको मजा आ जाएगा। ऐसी ऐसी डिटेल्स आज आपके सामने आने वाली हैं। लेकिन आज सबसे पहले आपको टॉपिक बता दूं कि हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। डिस्कस करने वाले हैं एक बदमाश रियासत के बारे में जिसका नाम इजराइल है। इजराइल ने पाकिस्तान को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान और इजराइल की तलकलामी आपस में शुरू हो चुकी है। ये एक नई सिचुएशन एमर्ज हुई है जो इससे पहले नहीं हुआ करती थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो कतर है उस पे हमला जो हुआ, क्या उसका जवाब अब कतर देगा या नहीं देगा। क्या ये अमेरिका की मर्जी से हुआ था या अमेरिका नाराज हो गया इस वक्त इजराइल से, ये भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के क्या मामला चल रहे हैं ये भी डिस्कस करेंगे। साथ जो खसूसी तौर पे आज हम एक और चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान और जो चाइना के ताल्लुकात हैं वो इस वक्त कैसे हैं और अमेरिका उसके ऊपर क्या सोच रहा है, या चाइना के मुतालिक जो पाकिस्तान के अंदर से और कुछ कॉन्स्पायरेटर लोग इस तरह की खबरें फैलाते हैं कि जैसे पाकिस्तान और चाइना आपस में दूर हो रहे हैं, तो क्या इस बात में कोई सच्चाई हो सकती है। बहुत सी खबरें हैं, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये डिटेल से सब कुछ जानिएगा आज। अब मैं तारुफ करवाता हूं जी अपने खास मेहमान का। हमारे साथ मौजूद है जी जनरल तारिक रशीद खान साहब। जनरल साहब जो हैं इनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है और बहुत रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। अब जनरल साहब ने कहां कहां सर्व किया, उन्होंने जीबी में सर्व किया, कमांडर के तौर पे कश्मीर में किया, बल्दिस्तान पे किया, जहां ये हेड्स रहे, कमांड करते रहे। और कमांड किन चीजों को करते रहे, जो वॉर जोन्स थे, या वॉर जोन से हटके आप ये भी उन्हें कह सकते हैं कि जहां पे वॉर स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय हो रही थी, वहां हर जगह ये कमांड कर चुके हैं। एनडीयू के वॉर विंग को ये टीच कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, तो जंग के माहिर हैं। जनरल वैसे तो माहिर होते ही हैं, लेकिन ये जनरल साहब हमारे स्पेशली इसलिए माहिर है कि इन्होंने जंग पढ़ाई भी हुई है। और एक जो सबसे खास बात है इनकी वो ये है कि इन्होंने सऊदी आर्मी में भी सर्व किया है, क्योंकि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लोग सऊदीया में और जो अफवाज हैं मुस्लिम ममालिक की वहां जाके सर्व करते हैं, तो ये वहां रह चुके हैं। इन्होंने कतरियों को, इन्होंने सऊदीज को, सबको करीब से देखा हुआ है। और ये बताएंगे कि उनकी फौज वहां पे कैसी है, क्या उनमें वाकई जंग लड़ने का जज्बा है, या ये जो कुछ उनके साथ हो रहा है इसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं, क्योंकि इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद उनके साथ काम किया है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है बताने का। अगर मैं बताने जाऊंगा तो आधा तो शायद इसी के अंदर चला जाएगा हमारा वीलॉग। तो सबसे पहले तो हम ये स्टार्ट करते हैं अपने वीलॉग को। और पहला सवाल जनरल साहब से हमारा यही होगा कि जनरल साहब ये जो तल कलामी शुरू हुई है पाकिस्तान की और इजराइल की, ये क्या हो रहा है और ये कहां जाके थमेगी। वेलकम जनरल साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इजराइल को अगर किसी ने कोई आगे से जवाब दिया है इफेक्टिव वे तो पाकिस्तान ने दिया है। अब देखें, पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, और उसमें लाउड एंड क्लियर तरीके से हमारे जो वहाँ परमानेंट मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा कि इजराइल आप जो है एक ऑक्युपायर हैं, आप एग्रेसर हैं, और आपने इलीगली फ़लस्तीन का इलाका पे कब्जा किया हुआ है। अब देखें 1948 का जो यूनाइटेड नेशंस का जो प्लान था, उसमें जो इस वक्त फ़लस्तीन और गजा के इलाके हैं, मैं आपको बताते चलूँ कि जो वेस्ट और ईस्टर्न यरूशलेम है, ये जो था ये फ़लस्तीन डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। और गजा जो था ये ब्रिटिश कंट्रोल में था। आजकल का गजा, वेस्ट बैंक भी ब्रिटिश कंट्रोल में था। फिर 1948 की वॉर हुई, और उस वॉर के बाद जो था उसमें इजराइल ने वेस्टर्न यरूशलेम पे कब्जा कर लिया, और जॉर्डन ने ईस्टर्न यरूशलेम पे कब्जा कर लिया, और वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया, और गजा का जो इलाका था इस पे इजिप्ट ने कब्जा कर लिया। ठीक है। तो ये तो सूरत हाल थी 1948 के बाद की। फिर जब 1967 की वॉर होती है तो उसमें जो है इजराइल इन तमाम इलाकों पे कब्जा कर लेता है। ठीक है। गजा पे भी कर लेता है, वेस्ट बैंक पे भी कर लेता है, और गोलान हाइट्स पे भी कर लेता है, सीरिया में। फिर 1973 की वॉर होती है, और उसमें भी क्योंकि कैंप डेविड एग्रीमेंट हो गया, तो जो सनाई डेजर्ट कब्जा किया था उससे इजराइल फोर्सेस ग्रेजुअली विड्रॉ कर जाती हैं, और ये विड्रॉल मुकम्मल होता है 1982 में। ठीक है। और उसके लेकिन वेस्ट बैंक में वो अपना कंट्रोल रखते हैं। कुछ इलाके जो जिसे बाद में ए और बी एरियाज कहा गया, वहां पे पीएलओ का कंट्रोल दे दिया। ठीक है। और ग्रेजुअली फिर जो है हमास जो है, पहले तो इजराइल भी इसको सपोर्ट करते रहे, क्योंकि वो एक काउंटर वेट तैयार कर रहे थे अल-फतह के अगेंस्ट, अल-फतह ग्रुप जो पीएलओ का वेस्ट बैंक में था। ठीक है। तो पहले तो ये एक थी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इजराइल की जो अट्रॉसिटी थी, बदमाशी थी, उसके खिलाफ ये फिर हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। तो आप देखें कि और उस वक्त जो 1948 के प्लान में मुताबिक सिर्फ तल अवीव मेन शहर था, और कुछ एक पट्टी थी, और टोटल 14,700 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका था इजराइल का। ठीक है। और 1967 वॉर के बाद उन्होंने तकरीबन 89,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लिया। अच्छा। देखें कहाँ 14,500 स्क्वायर किलोमीटर, और कहाँ आजकल कब्जा करके बैठे हैं तकरीबन 90,000 स्क्वायर किलोमीटर पे। ये तो सारा मुल्क ही कब्जे का है, पूरे मुल्क कब्जे का है। तो इसलिए हमारे जो आसिम इफ्तिखार साहब ने वहाँ ही कॉल्ड स्पेड अ स्पेड, ये इन अरब्स को बोलना चाहिए था वहाँ पे। तो वहाँ तो ये अपने जो है जाती और मुल्की मफादात छोटे छोटे जो बनाए हुए इन्होंने। देखिए कतर तो 71 में आज़ाद हुआ, तो उससे पहले तो ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ठीक है। ठीक है। और टोटल आबादी आप कतर की देखें कि 27 लाख है, और 27 लाख में जो है 3.5 लाख मैक्सिमम या 4 लाख आप लगा लें कतरी हैं, बाकी सारे तो फॉरनर्स हैं। बिल्कुल सही। और आप उधर देखें जो अमेरिकन का सबसे बड़ा फिजाई जो अड्डा है अल हदीद एयर बेस दोहा के पास, 10,000 से ज्यादा अमेरिकन बैठे हुए हैं। सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर उधर, सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, एयर ऑपरेशन सेंटर है पूरे एरिया का। फौज कितनी है जनरल साहब अमेरिका की कतर में? देखिए एक तो 10,000 तो खुद मानते हैं ना कि 10,000 से ज्यादा
अच्छा। अब 10,000 से ज्यादा 11,000 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है। और कतर की अपनी फौज तकरीबन 13,000 के इर्द गिर्द है। अच्छा। तो जितनी 13,000 उनकी फौज है तो उतने ही वहाँ अमेरिकन बैठे हुए हैं। ओके। फिर साथ देखें इलाका बहरीन का है, जहाँ पे उनका 5th जो नेवल फ्लीट है फ्लीट है। उसका हेडक्वार्टर है। हम्म। और वहाँ कहते हैं रिपोर्टेडली 7,000 लोग हैं। हम्म। फिर वो कुवैत है, हम्म। कुवैत में 13,000 अमेरिकन बैठे हुए हैं। ठीक है। वो कहते तमाम लॉजिस्टिक बेसिस जो है वो सारा हब है कुवैत। ठीक है। फिर आप आ जाएं यूएई के ऊपर आ जाएं, वहाँ उनके फाइटर जेट्स हैं, वहाँ उनके सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स हैं, वहाँ 8 वे रिफ्यूलर्स हैं। 2,500 से 3,000 लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो पूरे मिडिल ईस्ट पे तो अमेरिका का कब्जा है। इसी तरह देखें आप सऊदी अरेबिया में उनका जो है प्रिंस सुल्तान एयरबेस, वहाँ अमेरिकन 1,000 के करीब बैठे हुए हैं। जॉर्डन में बैठे हुए हैं। सीरिया में 800 से 900 लोग बैठे हुए हैं, देखें अमेरिकन सीरिया में। लेबनान में बैठे हुए हैं। तो ये अरब्स किस तरह से सोचते हैं कि इन्होंने अमेरिकन को अपने मतलब एक तरह से ऐसे सर पे बढ़ावे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे इधर हमारे रीजन के अंदर और फिर कब्जा कर गई पूरे इलाके में। ये ना हो कि कल को अमेरिकन अपनी ही फौज इनके ऊपर अगर चढ़ा देंगे तो पूरे मिडिल ईस्ट पे कब्जा हो जाएगा। तो देखिए मतलब उनकी जो कहते हैं ना माइट इज राइट। और कोई इसराइल एक थ्रेट है, वो एक बदमाश किस्म का बना हुआ है, उस बदमाश को अमेरिका की सपोर्ट है और वो तमाम को अंडरमाइन करता है। मैंने तो 67 वॉर के तहत मैंने 14,700 किलोमीटर से लेकर मैं 90,000 स्क्वायर किलोमीटर तक कब्जा कर लिया, मैं आपको भी कर लूंगा अंडरमाइन। तो वो डर के फिर अमेरिका इनको सिक्योरिटी गारंटियां देता है कि भाई आपको हम आपकी जो है सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, बट हमारी ये टर्म्स है, तो हमारे यहाँ लोग होंगे, आपने असलम से लेना होगा। तो इस तरह से इनको लेना पड़ा है। देखिए वहां पे तो आज जो ये हुआ है सर पाकिस्तान और ये इजराइल के दरमियान में जो कलामी हुई आपस में, पहले ही दिन जब ये अटैक हुआ तो जो नेतन्याहू हुआ इसने पाकिस्तान का नाम लेके कहा कि अमेरिका अगर पाकिस्तान के अंदर कर सकता है, ठीक है ना, तो सबने उसको तारीफ की पूरी दुनिया ने, हम कर रहे हैं तो लोग उसे बुरा भला कह रहे हैं। ऑल्दो के जो दोहा के अंदर इनका हेडक्वार्टर बना हुआ था हमास का, वो इजराइल और अमेरिका की मर्जी से था और नेगोशिएशंस वहीं हो रही थी। और उसामा बिन लादेन तो एक ऐसा टेररिस्ट था कि जिसके ऊपर हेड मनी थी और जो पाकिस्तान में छुपा हुआ था, जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं था। ठीक है, तो वो इस चीज को कंबाइन करके पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से आंखें दिखा के इजराइल को जवाब दे रहा है, आपके ख्याल में ये सिचुएशन क्या डेवलप हो रही है कि आपस में कन्फ्रंटेशन बढ़ रही है? देखिए ना, वो हर जगह अंडरमाइन नेतन्याहू करने की कोशिश कर रहा था। हमारा जो स्टैंड ऑफ हुआ या 4-5 दिन की जंग इंडिया से हुई, तो हमने जो देखी हेरन और हैपर जो पाकिस्तान पे लॉन्च की गई और आके उन्होंने यहाँ पे कुछ टारगेट्स को एंगेज किया, जो ड्रोन्स वगैरह थे, वो किसकी थी? इजराइल की बनी हुई, इजराइल की बनी, बिल्कुल। और रिपोर्टेडली इनके वहाँ एडवाइजर बैठे हुए हैं। कश्मीर में जो अट्रॉसिटीज हो रही हैं, जिस तरीके से लोगों को एलिमिनेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, वो जो कुछ उन्होंने फलस्तीन में किया उसके एक्सपीरियंस को यहाँ उनको सिखा रहे हैं कि भाई इस तरीके से हमने वहाँ कब्जे किए, हमने ऐसे लोगों को वहाँ से अपने मुल्क से दरबदर किया, आप ऐसे करें। और फिर जैसे उसने उसामा बिन लादेन का नाम ले लिया, देखिए बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेस्ट कि आपको 9/11 का पता था अमेरिका को 9/11 हो रहा है। सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर तो अगर हमारे इंटेलिजेंस एक फेलियर हो गया तो आपके यहाँ तो कई मिसालें हैं, आपको तो 9/11 जैसे वाकई का पता ही नहीं चला, तो हमारे यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर था। अब नेतन्याहू कहता है कि 7 अक्टूबर हमारे लिए 9/11 था, जो हमास ने हमला किया था वो उसे रिलेट कर रहा है, और उसके बाद इन लोगों ने ये जेनोसाइड शुरू कर दी और अब आकर ये कन्फ्रंटेशन हद से ज्यादा बढ़ गई है। अब जन सब हमले हो रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट पे, कोई मुल्क उसने छोड़ा नहीं है, 6-7 मुल्कों पे वो हमला कर चुका है। आपको लगता है कि उसका अगला टारगेट पाकिस्तान या टर्की हो सकता है? देखिए मैं इसी पे आने से पहले आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। देखें जैसे ट्रम्प साहब का जो एडवाइजर था वो चार्ली कर्क, जिसको एक स्नाइपर ने मार दिया, बिल्कुल। तो जो वीडियो हमने देखी उसमें एक आदमी को खड़ा उससे सवाल कर रहा है कि आपकी जो पॉलिसीज हैं इससे तो कोई अमेरिकन सेफ ही नहीं रह सकता, उसका बैकलैश हमारे पे आएगा। ये सवाल वीडियो में देखा जा सकता है कि आप सपोर्ट तो इजराइल को कर रहे हैं लेकिन दुनिया आपके खिलाफ जा रही है और कहां तक आप जुल्म करेंगे। तो उसके जो लोग अरब यहाँ बस रहे हैं वो हमें मतलब टारगेट करना शुरू कर देंगे जहां उन्हें मौका मिला, और साथ ही वो स्नाइपर उनको मार देता है। और रिपोर्टरली जिसको पकड़ा है वो 28-29 साल का लड़का है। तो मतलब ये अमेरिका को देखना होगा कि किस हद तक इजराइल के जो है इजराइल उनको अंडरमाइन करता है। और दोहा पे जो उसने अटैक किया, आप देखें अमेरिकन वो कह रहा है, अपना ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमें 11th आवर बताया गया, हमारे पास रिएक्शन टाइम ही नहीं था, और दूसरा इससे मतलब हम इससे खुश नहीं है और ये किसी के भी हक पे नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। और जहां तक आपने पाकिस्तान का कहा, देखिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है और पाकिस्तान की फौज को दुनिया मानती है कि दुनिया की बेहतरीन फौज है माशाल्लाह, और हमसे 5 से 6 गुना बड़ा इंडिया मुल्क है और हमारी उसके साथ 3,000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी सरहद है और उसने तमाम अपनी ताकत हमारी बॉर्डरों के साथ डिप्लॉय की हुई है। और जरा भी अगर हमारे में कमजोरी खुदा न खास्ता होती तो हम पे वो चढ़ दौड़ते बिल्कुल, वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। तो इसलिए इंडिया जो इजराइल है वो जरूरत नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल जो कुछ भी करता है अमेरिका की आशीर्वाद कॉन्सेंट से करता है। जल साहब एक एनालिस्ट है इंडिया की, प्रवीण साहनी शायद उनका नाम होगा, ऐसे प्रोनाउंसिएशन कुछ इंडियंस की डिफरेंट होती है। तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान इक्वली पावरफुल है इंडिया के। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इक्वली पावरफुल ना होता तो एलओसी एग्जिस्ट ही ना कर रही होती, अब तक आप ले चुके होते। अगर अभी तक वो एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है आपकी इतनी जरूरत नहीं है कि आप जाके ले सकें, वो आपके इक्वली स्ट्रॉन्ग आर्मी है। ये तो मतलब इंडियन जो को न्यूट्रल एनालिस्ट है, जो कि वो बदबूदार किस्म के एनालिस्ट नहीं है, उनके जिस तरह का उनका गोदी मीडिया, वो तो इस चीज को मानते हैं। इस चीज का इदराक इजराइल को है कि पाकिस्तान कितना स्ट्रॉन्ग है? देखिए इजराइल को बिल्कुल इसका इदराक है और इजराइल से ज्यादा अमेरिका को इदराक है
अच्छा बिकॉज देखें वो हमारे साथ हमारी हिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है। हमें वो 65 देखें, 65 वार में आपसे शेयर करूं, हमारे पास अमेरिकन सबमरीन्स थी अच्छा 65 वॉर में, ठीक और है। हमारी वो जो गाजी सबमरीन थी जो बाद में 71 वॉर में जिसका हादसा पेश आ गया, हाँ जब द्वारका को हमने हिट किया जाके और वो डर गए, सारी शिप्स पीछे ले गए, तो इंडिया के पास 65 वॉर में कोई सबमरीन नहीं थी। अच्छा जी, उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के पास सिर्फ सबमरीन। पाकिस्तान के पास सबमरीन थी और हमें अमेरिका ने दी हुई थी। ठीक है ठीक है। तो और सेबर जहाज जिसमें हमें मालूम ने 5 जहाज 1 मिनट के अंदर गिरा दिए, वो भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी। तो उस वक्त जो था यूएसएसआर जो पुराना था उसके इंडिया से तल्लुकात थे, हमारे अमेरिका से थे। ठीक है हम उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते थे इस रीजन में, वो हमें लुक आफ्टर करते थे। ठीक है। हमारे जब सरबरान ममलिकत जैसे अयूब खान जाते थे तो कैनेडी एयरपोर्ट पे आके उनको रिसीव करता था। हाँ वो वीडियोस हमने जो देखी। देखी पूरी कैबिनेट को लाइन अप करता था और फिर पूरे शहर में जुलूस की शक्ल में हमारे प्रेसिडेंट को ले जाते थे, दरमियान से गाड़ी गुजर रही गुजरी होती। बहुत बड़ा तो हमारी तो यहाँ तक उनके साथ रही। ठीक। फिर आपने मुशर्रफ दौर में कॉपरेशन देखी। तो बताने का मकसद मेरा ये है कि हमारा से एक हिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है, और ये जो कॉपरेशन होती है ना म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होती है, बिल्कुल। ये कोई लव अफेयर नहीं होता। कहते हैं यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक। तो ये जो नेशनल इंटरेस्ट होती हैं जब आपकी मिल जाती हैं, जैसे आजकल ट्रम्प साहब पाकिस्तान के साथ बड़ी फेवरेबल बातें करते हैं, और अभी $500 मिलियन का जो रेयर अर्थ मेटल्स और जो है उसका मुआहदा हुआ क्रिटिकल मिनरल्स का, वो करके गए हैं। और फिर अमेरिकन देखें, वो दुनिया की सोल सुपर पावर है, उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। चाइना तो कैचअप कर रहा है ना, तो चाइना ने कुछ हमसे सीखा ग्रेजुअली, कुछ अमेरिका की चीजों को रिवर्स इंजीनियरिंग की, हमने भी उनकी मदद की। तो हमारा तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पार्टनर बिल्कुल अच्छे बुरे वक्त में। लेकिन आप हाँ लेकिन आप अमेरिका की पोजीशन को अंडरमाइन नहीं कर सकते। पूरा दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम देखिए हमें। मैं आज एक हट के क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, ठीक है, आप जिस तरह से भी इसका जवाब देना चाहें। मेरे अचानक ज़हन में ख्याल आ गया कि अमेरिका का इतना क्लोज होना पाकिस्तान के साथ, जिस चीज को हम स्टैंड ऑफ कहते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ हुआ है, लोग इसे स्टैंड ऑफ का नाम देते हैं, मुझे ये स्टैंड ऑफ नहीं लगता। मैं कोई वॉर जोन का माहिर नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक सिंपल सा जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है वो पूरी जंग थी। ठीक है, अब आप उसे जो मर्जी कह लें, मॉडर्न जंग ऐसी ही होगी, ऐसी होगी। ठीक है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, भाई आपने जहाज गिरा दिए, मिसाइल चला दिए, गोले चला दिए, ड्रोन चला दिए, और जंग क्या होती, और क्या होगी। ठीक है, आपने पूरी एक दूसरे की पावर्स टेस्ट की, और जब उन्हें महसूस हुआ पाकिस्तान स्ट्रांग है तो तभी वो पीछे हटे, अदरवाइज किसने छोड़ना था। देखिए मतलब आपने पूरी कैपेबिलिटी एक रिफ्लेक्शन दिखाई है और उन्हें एहसास हो गया कि भाई ये रियल है, पोटेंट है, और हम इसके आगे नहीं ठहर सकते। आपने उनकी 32 एयर बेसिस को अटैक कर दिया, इससे ज्यादा बड़ा हमला और क्या हो सकता था। तो मेरी नजर में तो ये जंग ही हुई थी। तो जन साहब, ये जो अमेरिका को अचानक आपने देखा, उसके बाद टून चेंज हुई, पहले नन ऑफ आवर बिजनेस से आवर बिजनेस हो गया, सारा कुछ बन गया। ये जो पाकिस्तान की अचानक इज्जत बढ़ गई पूरी दुनिया के अंदर, जो मैं नजर भी आ रहा है, पूरी दुनिया में कोई फड्डा होता है तो हम पहले पहुंचे होते हैं, ठीक है, और वहां दिखा रहे होते हैं, और दुनिया हमें वेलकम भी कर रही है, नहीं बहादुर आए, ठीक है, नजर आ रहा है। लेकिन जन साहब, ये किसकी वजह से हुआ? देखिए ये जो सारा जो हमारा इनके साथ 4-5 दिन की जंग हुई, तो इसमें जो फर्क डाला ना, ये हमारी लीडरशिप की रिजॉल्व ने डाला, आर्मी लीडरशिप की, प्राइमरली आर्मी लीडरशिप, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम का रखवाला कौन है? आर्मी, पाकिस्तान आर्मी है। और आप देखें कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो पाकिस्तान की ना सिर्फ सरहदों की मुहाफिज है, वो पाकिस्तान के हर शख्स की मुहाफिज है। सैलाब आ जाए, खुदा ना खास्ता अर्थक्वेक आ जाए, कोई कैलामिटी आ जाए, तो लोग किसकी तरफ देखते हैं? आर्मी की तरफ। और सबसे पहले कौन वहां पहुंचा होता है? आर्मी पहुंची होती है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस दफा जो रिजॉल्व दिखाया, और उसने फर्क डाला। इंडिया ने मिसकैलकुलेट किया, बिल्कुल मिसकैलकुलेट। उसने कहा कि हमारे पास, जैसे उन्होंने अटैक किया 75 से 80 जहाजों के साथ अटैक किया, उनके ज़हन में ये था कि हम अटैक करेंगे, कुछ टारगेट से एंगेज करेंगे, और फिर हम अपनी एक्सटीरियर मनूवर यानी कि अपनी डिप्लोमेटिक मनूवर से पाकिस्तान पे प्रेशर डालेंगे कि जवाब ना दो, ठीक है, हमें एक फेस सेविंग मतलब मिल जाएगी, और हमारा बिहार में इलेक्शन आ रहा है, वाह हो जाएगी मोदी साहब, और मोदी साहब का स्टेचर दुनिया में बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो हम उन्हें कह रहे थे कि हमें अंडरमाइन मत करो। और फिर ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि ड्यूरिंग दी जब वॉर चल रही थी, वहाँ पे जैसे हमने उनका हमला पसपा किया और उनके 6 तैयारी गिरा दिए, तो दुनिया की कई ताकतों के जो लीडर मैटर करते थे वो बात करने की कोशिश कर रहे थे आसिम मुनीर साहब से। अच्छा। तो उन्होंने रिपोर्टरली कॉल्स नहीं ली, जब तक ये जवाब नहीं दिया। ओके। जब जवाब चला गया, इंडिया को एहसास हुआ कि भाई ये तो हमें ले दे जाएंगे, और साथ ये रिजॉल्व दिखा दिया कि हम किसी भी हद में चले जाएंगे। हम तो दुनिया में अमन चाहते हैं और हमला नहीं करना चाहते, बट अभी आपने हमला किया है, अब इसका आपको पूरा मजा हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो उसने फर्क डाला। अच्छा जल साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो भी मिनरल्स की जैसे बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में अरबों खरबों डॉलर की, इस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए भी जो मेन किरदार है, ठीक है, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। देखिए एक तो अल्लाह की मेहरबानी है। हम पाकिस्तान देखें, दुनिया में अल्लाह ताला के अंदर तो देखें ना, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि दुनिया में अगर हर आदमी जो चाहता है मैं उसे दे दूं, तो अल्लाह के खजानों में तो इतनी कमी भी नहीं होगी जितनी एक सुई को आप समंदर में डोब के निकाल लें। बिल्कुल सही। तो जो मुल्क ही इस्लाम के नाम पे बना है, जिसका तो लोग कहते ही यही कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसपे हजारों लोगों ने इसके बनने में कुर्बानियां दी, और मक्का से हिजरत जब हुई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, दूसरी हिजरत लोगों ने पाकिस्तान बनने के लिए की। और हमारी जो तारीख है
वो शहीदों के खून से रंगी हुई है। बिल्कुल सही कह बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी तक लोग जो हैं यहाँ के माँ बाप, जब उनका कोई नज़दीकी रिश्तेदार, कोई भाई बाप शहीद होता है तो वो देखिए खुशी से उसको कबूल करते हैं और फख्र करते हैं। तो ये जो इतनी दिली कुर्बानी देना अपनी जान की, माल की, तो अल्लाह इसी इलाज नहीं रखेगा। बिल्कुल। तो क्या खजानों की कमी है पाकिस्तान में? बिल्कुल। देखिए मैं आपको समझता हूं, मेरा ये मान है कि पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहेगा और इंशाल्लाह ये पूरी कम्युनिटी ऑफ नेशन में वो मकाम जरूर हासिल करेगा जिसका ख्वाब हमारे कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल ने लिखा था। मैं खुद कमांडर रहा हूं बलूचिस्तान में, मैं इसका शाहिद हूं कि सिर्फ बलूचिस्तान को अगर हम स्टेबलाइज कर लें, इतने अल्लाह ने वहां खजाने, सोने की कानें देखें संदक में, रिको देख, कॉपर देखें, सोना देखें, वहां जिप्सम देखें, कोल देखें, मार्बल देखें, ग्रेनाइट देखें, आप नाम लें तो वहां धातें मौजूद हैं, ऑयल देखें, गैस देखें। जो एक जमाने में पेट्रोल की अहमियत थी वो इन धातों की, इन धातों की है। और हमने क्या किया हुआ है कि 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आज तक भी उनको आपस में रोड से कनेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है। आज भी बी एरियाज बनाए हुए हैं और वो 2 वहां जजेस ने स्टे दिया हुआ है कि जी बी एरियाज को मत कन्वर्ट करें। भाई एरियाज में, भाई आप ये बताएं कि बी एरियाज में लेवीज हैं तो अगर पुलिस एक कंट्रोल करे जो कि पूरी दुनिया में होता है तो क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों आपने बांध के मुख्तलिफ मॉडल रखे हुए हैं? बलूचिस्तान पूरे मुल्क में सब एरियाज होने चाहिए। 78 साल हमें हो गए आजाद हुए हुए, तो कब ये हम मामला ठीक करेंगे? सही। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो क़यादत है, खासतौर पर मिलिट्री क़यादत, वो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान की इंटरेस्ट पहले होगी, बाकी चीजें बाद में हम देखेंगे। लेकिन जो ट्रस्ट हो रहा है दुनिया की तरफ से, ये पाकिस्तान मिलिट्री क़यादत की वजह से ज्यादा किया जा रहा है कि आप अगर ये अमन हो जाए यहाँ पे या आपकी गारंटी है तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। हमारे पॉलिटिकल जो क़यादत है नो डाउट उसका बड़ा किरदार होगा, लेकिन अगर एक हम नंबर वाइज में देखें कि लोग एतबार दुनिया किस पे कर रही है तो हमारी मिलिट्री क़यादत पे कर तो रही है। देखिए मैं तो सियासी क़यादत को अंडरमाइन नहीं करना चाहूंगा, हम मिलके कर रहे हैं। सियासी क़यादत इसमें मौजूद है, वो फौज के साथ खड़ी हुई है, फौज सियासी क़यादत के साथ खड़ी हुई है। जो मैंने आपको मिसाल दी ना, देखें दुनिया अगर पाकिस्तान के साथ जुड़ रही है तो इसलिए जुड़ रही है कि यहाँ की जो क़यादत कहती है वो करके दिखाती है, और दूसरी यहाँ पे जो फौज है उसका उसने अपना लोहा मनवाया है दुनिया में, और उसके साथ चीज ये है कि अवाम फौज के साथ खड़े हुए। ठीक है कि फौज को पूरी जान से सपोर्ट करते हैं, और नेचुरली फौज में जो लोग हैं इसी अवाम के लोग हैं। बिल्कुल सही। और ये यक जानिब 2 कालिब हैं। और यहाँ पे साथ साथ मुझे पता चला कि ये तो इतना मादनियात से भरा हुआ मुल्क है। अब रियर अर्थ मेटल, जब इसने अमेरिका ने चाइना पे पाबंदी लगाई तो उन्हें क्रिटिकल मिनरल्स पे उन्होंने पाबंदी लगा दी कि हम अमेरिका को नहीं बेचेंगे। तो अमेरिका ने देखे पता नहीं 145 से लेके फिर कितने मतलब उस पर पाबंदी कम कर दी। सही। और तो वो उन्होंने कहा कि जी आप उसको क्रिटिकल मिनरल को, तो वो क्रिटिकल मिनरल्स हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में भरे हुए हैं। बिल्कुल सही। और इसलिए यहाँ आ रहे हैं। और फिर उन्हें ये पता चला कि यहाँ तो तेल ही बहुत ज्यादा है। अब अमेरिकन सदर जब कहता है कि आप शायद हैरान ना हो कि शायद इंडिया पाकिस्तान से तेल ले रहा हो, तो ये हवा में तो बात उसने नहीं की। सारी बात वो उनका सारा डाटा है, सारी अर्थ से वो पिक्चर्स खींचते हैं और दुनिया में सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो दैट मींस व्हाटएवर ही से इज फैक्ट, फैक्चुअल है वो। अच्छा जल साहब, मुझे एक चीज ये बताइएगा कि हमने इस एपिसोड को खत्म करना है, फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपसे जरा कुछ ज्यादा खतरनाक सवाल हमने करने हैं। इस एपिसोड में सिर्फ आखिरी सवाल मुझे ये बता दीजिए कि अगर पाकिस्तान और इजराइल का आमना सामना होता है, अगर पाकिस्तान के साथ इजराइल कोई हरकत करता है, ये हाइपोथेटिकल डिस्कशन है जो बज़ाहिर हम ये भी कह सकते हैं हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर होता है तो इसका नतीजा आपको क्या नजर आ रहा है? मैं बीइंग अ आर्म्ड पर्सन, देखिए अव्वल तो ये होगा नहीं। इजराइल ने इससे पहले भी जब हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमने नहीं किया था, एक आध दफा कोशिश की कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट पे हमला करे, बट इससे पहले कि पाकिस्तानी सरहदों के बहुत नजदीक पहुंचते हमारी फोर्सेस तैयार थी और हवा में थी। ठीक है। तो अगर वो कभी खुदा ना खास्ता जुर्रत करेंगे तो वापस नहीं जाएंगे। अच्छा। और हम उनका निशान मिटा देंगे दुनिया से। हमने जो रखे हुए अपने पास, हमारे जो मिसाइल हैं वो दुनिया में हर उस जगह पहुंच सकते हैं जहां हमारे दुश्मन मौजूद है। ठीक है। लेकिन हम किसी पे हमला नहीं करेंगे, बट अगर किसी ने हम पे हमला किया, चाहे इंडिया है चाहे कोई भी है, वो बचेगा नहीं हमसे इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ, उसका वजूद मिटा देंगे हम। जनरल साहब बहुत शुक्रिया,